Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma. I have secured UPSC AIR 70 in the recently conducted civil services examination. So now my option was medical science, so I'll be letting you know about the strategy I followed for medical science because this was my first attempt and I gave the attempt during my internship only. So हमें पता है medical science एक बहुत ज़्यादा vast optional है and how to tackle it in the limited time that we have, I think वो बहुत ज़्यादा necessary है समझने के लिए, क्योंकि एक बार हमें वो पता चल जाए फिर उसके बाद है ना we can go about it. सबसे पहले तो मेडिकल साइंस में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, एक है सिलेबस और दूसरा है PYQs. तो हम इन दोनों पे हमें नज़र मारनी है. पहले हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, देन आई विल बी गिविंग यू सम स्निपेट्स ऑफ द नोट्स दैट आई हैड क्रिएटेड, और होपफुली मैं उसको सून एक स्कैन PDF के फॉर्म में कंपाइल भी कर लूँगा एंड आई विल शेयर इट विद यू गाइस. ठीक है, तो सबसे पहले तो पेपर 1 और पेपर 2 है. पेपर 1 में फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ आता है, पेपर 2 में थर्ड और फाइनल प्रॉफ आता है, और थर्ड प्रॉफ में वी डू नॉट हैव ENT एंड ऑफ था, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. PSM है एंड मेजरली फाइनल प्रॉफ है. तो अब जो पेपर 1 है इसके अंदर वी हैव एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और हमारे सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स. तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो मैंने ऑब्जर्व करी है पर्सनली वो है कि एनाटमी है, पैथोलॉजी है ना, और फिजियोलॉजी है. इन तीन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. फॉर बायोकेमिस्ट्री हमारा बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सा सिलेबस है, सिर्फ 5 टॉपिक्स है जैसे अभी हम देखेंगे, और माइक्रो में भी सिर्फ 9 ऑर्गेनिजम्स हैं. तो है ना, स्टार्टिंग ऑफ विद एनाटमी. एनाटमी का इकलौता ऐसा सिलेबस है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, जितना हम लोग प्रॉफ में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा है, और बाकी अनमार्क्ड क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, है ना. तो सबसे पहले वी हैव अप्लाइड एनाटमी इंक्लूडिंग ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स एंड जॉइंट्स ऑफ शोल्डर, हिप एंड नी. सो वी ओनली हैव 3 जॉइंट्स एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि एक ना एक जॉइंट तो हर साल आ जाता है, ऑल्दो 2022 में नहीं आया कोई जॉइंट, बट फिर भी हमें इन तीनों तो अच्छे से कर लेनी चाहिए. उसके बाद अब ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स है. तो जनरली हम लोग इतना नर्व सप्लाई तो कर लेते हैं, ब्लड सप्लाई भी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं. तो एक बार पार्मर आर्चेस पे कोई क्वेश्चन आ गया था, कुछ आ गया था, तो एक बार आप इसको कर सकते हो. मैंने नोट्स कंपाइल करे हुए थे, तो है ना, वो भी आप देख लेना एक बार. Then we have gross anatomy, blood supply, lymphatic drainage of tongue, thyroid, mammary gland, stomach, liver, prostate, gonads and uterus. अब हमारे पेपर में यूट्रस आ गया था और हमेशा हमारे पेपर में स्टमक आ गया था. तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेवीली रिपीट होते हैं, इनको एक बार नोट बना लो और बार बार पढ़ते रहो तो हो जाता है. ठीक है, फिर सिमिलरली एक बार आप सिलेबस को देख लेना, बट इसमें एक स्पेशल फीचर याद रखना कि एम्ब्रियो से क्वेश्चंस आते हैं. प्रॉफ में इतने ज़्यादा नहीं वेटेज होती थी एम्ब्रियो की, बट इसमें आती है. प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल बैरियर 2020 में क्वेश्चन आया था. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, गट, किडनी. अब ये सारी डेवलपमेंट के ना मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था कि लेट अस सी कि कितना आएगा, एंड थैंकफुली एक क्वेश्चन आ गया सीधा किडनी पे, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि डालेंगे, बट एक आधा ऐसे बाउंसर क्वेश्चन ये हमेशा डाल देते हैं. ठीक है, फिर सेंट्रल एंड पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अब इसके अंदर एक बात याद रखना कि जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट है नर्व्स के, तो क्रेनियल नर्व्स जनरली हमें पता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं कि हम लोग 7 कर लेते हैं, हम लोग 5 कर लेते हैं एंड सो ऑन. बट एक बार क्वेश्चन आ गया था अभी पिछले साल ही कि सारी क्रेनियल नर्व्स के सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स बता दो, तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो एक आप समराइज द टोटल का डायग्राम कर लेना, और आप उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाली रिपीट होती हैं, जैसे हमारे पेपर में फेशियल नर्व के फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गए थे, है ना, तो उसका भी मैंने एक डायग्राम अभी आपको दिखाता हूँ जो मैंने जनरली मैं फॉलो करता था. तो क्लिनिकल एनाटमी, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सर्कुलेशन ऑफ CSF, न्यूरल पाथवेज एंड लीजन्स ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशंस, हियरिंग एंड विजन, डर्माटोम्स पे क्वेश्चन आता है बड़ा फ्रीक्वेंटली. क्रेनियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन ये आपने करना है, तो सबसे ज़्यादा आपने इस पे इंपॉर्टेंस देनी है. और एक वाला पार्ट जो है आपका वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन और सर्कुलेशन ऑफ CSF देख लेना. उसके अलावा कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया तो रहने दे सकते हैं आप. और ये सारे का जो सोर्स है हमें पता है कि हमारा सोर्स जनरली इसके लिए BDC रहता है. आप कोई और भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैरो के नोट्स सफिशिएंट है आप मैरो भी फॉलो कर सकते हो. तो मेरा मेजरली मैंने BDC से ही अपने नोट्स कंपाइल करे हुए थे, तो वैसे चला था काम. अब नेक्स्ट हमारा है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसका सिलेबस बढ़िया से डिमार्केटेड है, तो अगर हम इतना ही कर ले तो बहुत बढ़िया है. ठीक है, तो इसमें कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन. अब ये NMJ, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे ना, बहुत ज़्यादा हेवीली रिपीटेड हैं और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभी क्वेश्चंस रैंडमली आ जाते हैं कि सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया पे. हमारे पेपर में बेसल गैंग्लिया पे भी क्वेश्चन था. फिजियोलॉजी एंड स्लीप एंड कॉन्शियसनेस. तो ये बड़ा ही ईयर मार्क से सिलेबस है और हमें यही फॉलो करना है इसमें. और इसके लिए मेरे सोर्सेज थोड़े से मल्टीपल थे. इसके लिए मैंने किया था AK जैन. ठीक है, गाइटन भी कर सकते हैं, पर गाइटन बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो नहीं खत्म होती टाइम से. और इसके अलावा मैंने UPSC मेडिको के नोट्स किए थे, उसके अंदर थोड़े से अच्छे से दे रखे हैं. बट जो कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि रेगुलेशन ऑफ BP, है ना, कार्डियक आउटपुट, ये सब AK जैन में बहुत अच्छे से दिए हुए थे. उसका भी मैं एक फ्लो चार्ट आपको एंड में दिखाता हूँ जो मैं एक्चुअल पेपर में बना के भी आया था. ठीक है.
तो इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये मैंने एक ब्लड का भी एक डायग्राम मैंने बना रखा है, आप उससे भी डायरेक्टली ले सकते हो कि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मैंने मेजरली जो था ये वाला पार्ट AKJN से किया था और ये वाला पार्ट मैंने UPSC मेडिको से किया था। तो आप भी अकॉर्डिंगली टाइट्रेट कर सकते हो। वैसे ये वाला पार्ट भी अगर आप AKJN से करोगे उसमें भी बढ़िया दे रखा है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो इजी और इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको मेडिकल साइंस का स्टार्ट करना है या आप अभी थर्ड प्रॉफ में हो, आप फाइनल प्रॉफ में हो, आप सेकंड प्रॉफ में हो और आपको लग रहा है मैंने करना है, तो आप ये देखो कितने लिमिटेड से टॉपिक्स हैं। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट हैं, लिवर, किडनी, थायराइड, और इन्होंने ना सिलेबस में एक थोड़ी सी गलती कर रखी है जो काफ़ी बार मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी था। ये थायराइड प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, ये अलग है, ये थायराइड तक है और ये प्रोटीन सिंथेसिस अलग टॉपिक है, ठीक है। फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस का मैंने जनरली वैसे वो नहीं होता, पर मैंने इसका डायग्राम ना हार्पर से किया था, बहुत अच्छा दिया हुआ था उसमें क्योंकि, ठीक है। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट मैंने किए थे हमारे सत्यनारायण से, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स के लिए मैंने कुछ ऐसे नेट पे सर्चेस करी थी, थोड़ा प्रीवियस ईयर्स देखा था कि कैसे कैसे करना है उसको, है ना, क्योंकि बड़े कुछ भी आ जाता है इसमें कि इस विटामिन का फंक्शन बता दो, इस मिनरल का फंक्शन बता दो, कॉपर का पूछ लेंगे, किसी का भी पूछ लेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थे। RFLP और PCR, ये दोनों टॉपिक्स के लिए मैंने क्या किया था कि इन दोनों के लिए मैंने वैसे नेट पे सर्च करा था कि क्या करना चाहिए, पर PCR हमारी सत्यनारायण में भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है। तो RFLP और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन और होगा नीचे, आई थिंक आ रही है करके, आ रही है, और मैंने इसको अच्छे से कर लिया था एक दिन पहले कि इसमें आप एक बात याद रखना, आप जितना ज़्यादा इन वाली जो चीज़ें हैं RFLP वगैरह में कि किसने इसको इन्वेंट किया था, इसके लिए किसको नोबेल प्राइज़ कौन से साल में मिला था, अगर आप ये वाली वैल्यूडेशन इंट्रोडक्शन में कर लोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। तो RIA का मैं एक रात पहले मैंने पढ़ लिया था कि क्या क्या है, किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, क्या था, तो मैं सेम पेपर में लिखा था, आई थिंक उससे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है पैथोलॉजी। जैसे मैंने कहा कि पैथोलॉजी पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। याद रखना आपने हमेशा अगर करना है तो आपने अपना स्क्वायर बना के अपना HND से जहाँ पे भी पॉसिबल है आपने डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको, हमारी जगह भी फिल होती है और एक्चुअली दिख भी जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप ट्राई करो कि HND से कुछ ना कुछ तो बना के आना ही है ना। फिर पैथो का मेरा सोर्स था जनरली हर्षमोहन, और इसके लिए भी कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने UPSC मेडिको के नोट्स देखे थे। इसके अंदर भी जैसे हमें क्वेश्चन आ गया था इस्कीमिक हार्ट डिजीज, वो अपना रूमेटिक हार्ट डिजीज़ पे क्वेश्चन आ गया था, है ना, और हमें ये भी क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर, हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे क्वेश्चन आ गया था, सिरोसिस पे क्वेश्चन आ गया था। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है जो बहुत हेवीली रिपीट होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के टाइप्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कैसे कैसे उनके डायग्राम्स है पैथोलॉजी के। एक क्वेश्चन हमें इस बार बड़ा अजीब सा आ गया था जो पेपर में देख के भी थोड़ा लगा था कि हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ पता नहीं वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमास। वो क्वेश्चन देखना वो बड़ा वियर्ड सा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसका करना है, तो मेरे को तो जितने भी आते मैंने सारे बना दिए थे, है ना। ऑफ नो स्पेशल टाइप, उसका हमें पैथोलॉजी बतानी थी। तो फिर बेसिकली ये जो भी क्वेश्चंस है आप हर्षमोहन से कर लेना पहले, उसके अंदर डायग्राम्स अच्छे दिए हुए हैं, उससे आप उसको एक शीट पे सारे जो HND वाले डायग्राम्स है उसको बना के रख लो पैथो के, और उनको ही बार बार रिवाइज कर लेना। उसके अलावा UPSC मेडिको के जो नोट्स है वो मेरे को अच्छे लगे थे इस मामले के लिए, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। फिर उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक और सब्जेक्ट है जो बहुत छोटा सा ही है। इसके अंदर सबसे पहले है कितने ऑर्गेनिजम्स, देखो मेनिंगोकोकस, सैल्मोनेला, शिगेल्ला, हर्पीस, डेंगू, पोलियो, HIV, मलेरिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ की तीन तीन चीज़ें हैं, 3 बैक्टीरिया, 3 वायरस, 3 फंजाई। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि मैंने इसके लिए क्या किया था कि हमारी जो बुक होती है अनंत नारायण, मैंने उसमें से ये सारे कर लिए थे। मैंने एक बार स्केची भी देख ली थी इन सब की कि इन केस उससे कुछ फ़ायदा हो जाता है। स्केची वाला थोड़ा सा भूल गया था मैं कुछ टाइम बाद, उसके अंदर मतलब लिखने लायक ऐसी बात नहीं बनी थी, बट एक बार को कंसेप्ट समझ आ गया था। तो अनंत नारायण से मैंने ये मेजरली सारे नोट्स बना लिए थे, एक एक पेज के एक एक ऑर्गेनिज्म के नोट्स बना लिए थे और मैंने रख लिए थे। उसके बाद वही बस 9 पेज बार बार रिपीट करने हैं और आ जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये वाला पार्ट जो है हम जनरली कई बार निगलेक्ट सा कर देते हैं। इसके अंदर पूछ लिया था जैसे इस बार की IgG का डायग्राम बना के दिखा दो, कभी बोल लेते हैं कि एंटीबॉडी का डायग्राम बना के दिखा दो। तो ये मोटा मोटा अगर आपको करना है तो आपने ये PYQ से ही करना है, या पूरे पूरे चैप्टर मत इसके पढ़ने लग जाना, क्योंकि फिर उससे अगर टाइम कम है तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा हमें काफ़ी। मेजरली ध्यान रखना है कि ये करना पक्का ही, इसमें से ऑर्गेनिजम्स 2-3 आते ही हैं, वो किसी क्वेश्चन में होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है। एस्परजिलस भी आ गया था हमें, है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से कर लेना अगर आप अभी थर्ड प्रॉफ में हो तो। फिर है फार्माकोलॉजी। इसके अंदर भी जितने जितने दे रखे हैं ना ये, अब इसके लिए तो बड़ा हमारा लिमिटेड सा सोर्स है। इसके लिए मैंने शिनॉय करी थी, जो शानबाग एंड शिनॉय है, उससे मैंने इसके नोट्स बना लिए थे।
जो ये लिखे हुए हैं इसके सारों के प्रॉपरली मैंने नोट्स बनाए थे। जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, तो उसके लिए मेरा एक फ्रेंड था यूएसएमएलई की तैयारी कर रहा था, तो उसने फर्स्ट एड से मुझे वो एंटी माइक्रोबियल्स करा दिए थे। तो एंटी माइक्रोबियल्स का एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है ऐसे करके कि 50S पे कौन सा एक्ट करता है, 30S पे कौन सा एक्ट करता है, ऐसे करके। तो वो वाला डायग्राम आप उसके लिए देख लेना। और इनफैक्ट क्वेश्चन भी आया था कि इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बता दो, तो क्योंकि मुझे याद था कि 50S और 30S को कौन इनहिबिट करता है, तो वहाँ पर मैं लिख पाया था। बाकी ये सारे आप शिनॉय से कर लेना, या तो शिनॉय में मार्क कर लेना, शिनॉय के पेज फाड़ के एक जगह स्टेपल कर लेना, या इसके अलग से नोट्स बना लेना। तो आप ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये सिंगल सोर्स है आपके। अगर आपने कॉलेज में KDT पढ़ी है तो KDT भी उसके लिए ठीक है। उसके बाद फोरेंसिक आ गया। अब फोरेंसिक के लिए मैंने यूपीएससी मेडिको के नोट्स करे थे। इसके अंदर भी हमें, क्योंकि फोरेंसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं कि गन शॉट बता दो, बॉलिस्टिक्स बता दो, है ना, प्रोजेक्टाइल बता दो कुछ कुछ। इसके अंदर भी अगर आपको करना है तो सबसे ज़्यादा ये एग्जामिनेशन और ब्लड और सेमिनल स्टेन्स जो है, इस पर हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, है ना, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है टॉपिक। ये अल्ट्रा मार्क्ड है जैसे हमारे होता है ना। अब कई बार लोग बोलते हैं कि पॉइजनिंग के लिए क्या करना है। पॉइजनिंग मुझे पता है बहुत ज़्यादा वास्ट है ना, और कई सारे उसके अंदर चीज़ें हैं। तो PYQs में जितने क्वेश्चन आए हैं पॉइजनिंग के वो आपने कर लेने हैं। उसके अलावा एक जनरल सा टेम्पलेट बना दो कि किसी भी टाइप की पॉइजनिंग होगी उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो ट्राई करना उसको हमेशा आपने डिवाइड करना है कि जनरल उसके लिए क्या करना है, स्पेसिफिक उसके लिए क्या करना है, प्रिकॉशंस उसके लिए क्या करने हैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा सब हेडिंग्स में डिवाइड करोगे तो थोड़ा बेटर आंसर की लुक आएगी। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकता है और फोरेंसिक में भी आ सकता है। अब पेपर 2 आ गया हमारा। तो पेपर 1 के अंदर की टेक अवेज थे कि हमने पैथो अच्छे से करनी है, हमने एनाटॉमी अच्छे से करनी है, और अगर आप अभी कॉलेज में हो तो फटाफट से बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो के नोट्स कंपाइल और कंसोलिडेट करना शुरू कर दो। ठीक है, और फोरेंसिक के लिए अगर बुक और भी आपको कोई लग रही है तो विश्वास अच्छी बुक है उसके लिए करने के लिए। रेड्डी से आप डेफिनेशंस कर सकते हो, पर विश्वास में थोड़ा डिफरेंसेस और ये सब थोड़ा क्लियरली दे रखा है। फिर पेपर 2 पे आ जाते हैं हम। पेपर 2 के अंदर भी ना एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना, इन्होंने दी रखी है पीड्स को, गायनी को एंड समहाउ डर्मा को। तो अगर आपने ये तीनों टॉपिक्स कर लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांस है कि काफ़ी आपको क्वेश्चंस आते ही होंगे, क्योंकि मेडिसिन और सर्जरी बहुत ज़्यादा वास्ट है, उनमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही आते हैं। और क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस भी होती है स्किप करने की, तो काफ़ी बार हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। ऑर्थो से क्वेश्चंस कम आते हैं, एक आधा ही आता है। तो जैसे हमारे साल में तो एक भी नहीं आया था, तो इसलिए ऑर्थो को आप देख सकते हो कि बिल्कुल बैक बर्नर पे रख सकते हो कि जब आपके पास एक्स्ट्रा ही टाइम है तो आपने कर लिया। उसमें भी फिर मेजर चीज़ें ही करना, और क्वेश्चन कुछ मत छोड़ना, जितना भी पॉसिबल है जो भी लिख सकते हो वो आप लिख देना एक बार। ठीक है, अब मेडिसिन के लिए मेरा मेन था मैथ्यूज़। ठीक है, कुछ टॉपिक थे जो मुझे मैथ्यूज़ में या मिले नहीं, या मुझे बहुत ज़्यादा वास्ट लग रहे थे कि यार बहुत मुश्किल है, तो मैंने उसके लिए यूपीएससी मेडिको का कर लिया था। तो इसके अंदर भी जैसे ऑर्गेनिजम्स क्लियरली दे रखी है ना, ये है। तो इसमें से आपने क्या करना है कि जो हमने माइक्रो में सेम चीज़ करी है वो भी साथ में रख लेना, और माइक्रो के बाद जो इसका ट्रीटमेंट रेजिमेन है वो मेडिसिन से आपने उठा के डाल देना है। ठीक है, तो ये है। तो इसके अंदर जो अब सिलेबस है, सिलेबस तो देखो फॉलो करना ही है। तभी मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस इज़ अ वेरी वास्ट ऑप्शनल, और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि एक ही दिन पे दोनों पेपर होते हैं। तो तभी मेडिकल साइंस में जो मैक्सिमम स्कोर है वो 270-80 तक ही रहता है। कभी कभी आ जाते हैं 299, 300 प्लस भी आ जाते हैं, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो इसलिए अगर आप टाइमली स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आप थर्ड प्रॉफ में हो, मैंने भी थर्ड प्रॉफ में स्टार्ट किया था, तो आप लोग भी जल्दी टाइम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हैं जो क्वेश्चंस। ये इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपने, जैसे हम लोग प्रॉफ में लिस्ट बनाते थे PYQs देख के कि कितना कौन सा इंपॉर्टेंट है, वैसी लिस्ट बनानी है। एक मैं लिस्ट एंड में भी दिखाऊंगा मैं कैसे उसको डिमार्केट करता था, कि फिर उसके ऊपर जैसे हम लोग 2 स्टार लगा देते हैं, 3 स्टार लगा देते हैं, तो वैसे कर लेना, क्योंकि इसमें भी काफ़ी चांसेस हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर डालना है तो ये डाल ही देते हैं इसमें, है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे हमें क्वेश्चन आया था एक, है ना, 40-year-old मेल विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया था इस बार। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ DM, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने प्रॉफ में फाइनल ईयर में कहीं ना कहीं करे ही हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा जो इस टाइम पे फाइनल ईयर में है वो साथ साथ ही एक यूपीएससी की लिस्ट बना ले, एक अपने प्रॉफ की लिस्ट बना ले, और ओवरलैपिंग क्वेश्चंस के नोट्स बना ले। तो उससे काफ़ी ज़्यादा काम अभी खत्म हो जाएगा, और आपको फिर इंटर्नशिप के टाइम में इतना स्ट्रेस नहीं होएगा, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में टाइम कम होता है। मेरे को अपना मेजॉरिटी काम उस टाइम पे करना पड़ा क्योंकि मैंने पहले कंसोलिडेट नहीं किया था। तो आप पहले कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर इस बार जैसे इकोकार्डियो CT स्कैन है, तो ये वाले टॉपिक्स हम लोग सोचते नहीं है। इस बार आ गया था कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस इन कार्डियक डिसऑर्डर्स, तो वो क्वेश्चन भी बड़ा रैंडम सा था। तो उसके अंदर बस यही हमने लिख दिया सारों ने कि इमेजिंग कौन सी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, इको, CT, है ना, तो ये MRI, तो ये सब उसके अंदर लिखने थे। तो मतलब ऐसे थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस भी लगानी है कि कैसे है। और एक क्वेश्चन है कि साइकेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेसिव साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा।
तो ये चारों का मैंने एक एक पैराग्राफ का नोट बना लिया था कि आएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा। तो मेरे ये 4 पेजेस के नोट साइकेट्री के रेडी थे, तो फिर वो सेम ही एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ गया था, तो वो काफ़ी ईजी था उस लिए। और साइकेट्री में एक चीज़ याद रखना कि आपने सबसे पहले बताना है कि जनरल ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद आपने बताना है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद आपने बताना है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, जो मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, ये सब वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है। और जहाँ तक पॉसिबल है, एक मुझे बहुत अच्छी की मेडिकल साइंस की पता चली है कि हमेशा फ्लो चार्ट बनाने हैं आपने, जहाँ पे भी पॉसिबल है। कि आपने सबसे पहले अगर बनाना है तो आप सबसे पहले अपना बता दो कि ये उसको पेशेंट के सिम्टम्स थे, फिर उसके बाद आपने ये टेस्ट कराए, ये टेस्ट कराए, इसमें बता देना इफ़ येस तो हम ये ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, इफ़ नो तो हम लोग ये वाला टेस्ट कराएंगे। सिमिलरली इसमें इफ़ येस है तो हम ये वाला रेजिमेंट फॉलो करेंगे, इफ़ नो है तो हम लोग ये वाला रेजिमेंट फॉलो करेंगे। तो ऐसे करके एंड में आपने पूरा कर देना है। तो ऐसे करके अगर आप फ्लो चार्ट्स बना दोगे ना मेडिकल साइंस में, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसका। आपका पेज भी अच्छा भर जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी पता चलेगी, और थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल भी पता चलेगा कि एक्चुअली में आप पेशेंट कैसे डायग्नोज कर रहे हो। ठीक है। फिर पीडियाट्रिक्स अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा अगर सारे पेपर में से कोई सब्जेक्ट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, वो है पीड्स और ऑब्स। ठीक है, इन दोनों में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूछ लेते हैं, 1 साल बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल पे सीधा ही क्वेश्चन आ गया था। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पीड्स में है, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीजेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट हर बार ही आ जाता है। आरडीएस है दूसरा, आरडीएस, डायरिया, डायसेंट्री, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़, ये 4 में से गारंटी है 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही पेपर में आएंगे, हो ही नहीं सकता कि ना आए। अब पिछले साल इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, हर चीज़ की इन्होंने IMNCI पूछ ली क्लासिफिकेशन, डायरिया की, न्यूमोनिया की, हर चीज़ की IMNCI। तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो है ना, ये वाली जो 4 चीज़ें हैं, इनकी आप IMNCI क्लासिफिकेशन देख लेना कि निमोनिया में कौन सा रेड, पिंक, येलो जो भी होती है उनकी क्लासिफिकेशन वो कौन सी होती है, उनके नोट्स बना लेना। क्योंकि अब IMNCI वालों पे इन्होंने थोड़ा सा हैवी फोकस कर दिया इस साल, तो हमें पेपर में देख के थोड़ा लगा। और एक चीज़ इन्होंने और कर दी, राइट द कंप्लीट डायग्नोसिस। अब कंप्लीट डायग्नोसिस भी लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। और एक बात याद रखना कि चाहे पूछें ना पूछें, हर क्वेश्चन में आपने DDs मेंशन कर देने हैं। DDs जितने आप मेंशन कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ग्रेडिंग एंड मैनेजमेंट, इसकी भी देख लेना, 2-3 क्लासिफिकेशन होती है PEM की, ये भी नोट कर लेना। तो देखो पीड्स इतना सही है कि 5-10 टॉपिक्स ही हैं और इसमें से कम 4-5 आ जाते हैं। तो पीड्स एक टॉपिक है जो अच्छे से कर लेना। डर्मा में इस बार स्केबीज पे क्वेश्चन आया था, पता नहीं इस बार क्यों इन्होंने माइट लोड पे क्वेश्चन डाल दिया था। अब सबको पता है नॉर्वीजियन वाले में माइट लोड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल। बीच में एक और उन्होंने डाल दिया था स्केबीज का वर्जन, तो वो माइट लोड पता नहीं था, तो अंदाजे से लिख दिया, इसमें मिलियंस में होते हैं, इसमें थाउजेंड्स में होते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस लगा के पेज तो भरना ही है। ठीक है। एक क्वेश्चन हमें आ गया था लाइकन प्लानस पे, 4 Ps बता दो इसके। अब वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होता है, तो इन्होंने थ्योरी में बोल दिया था। ठीक है। तो फिर ये है कि डर्मा भी अच्छे से करनी है, जैसे मैंने बताया पीड्स, ऑब्स एंड डर्मा, ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। और इनके लिए भी मेरा सोर्स UPSC मेडिको ही रहा था, क्योंकि मेरे पास वैसे इसकी बुक भी आती है नीना खन्ना, अगर किसी को पास टाइम है और वो अच्छे से करना चाहता है नीना खन्ना से कर लेना, पर मैंने UPSC मेडिको से ही किया था ये। ठीक है। फिर सर्जरी है, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ही आता है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर सर्जरी ऑब्वियसली छोड़नी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आता है। इस बार हमें क्वेश्चन आ गया था एक अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस वगैरह पे क्वेश्चन आया था, और उसके अंदर उन्होंने स्पेशली डाल दिया था एक मिर्जी सिंड्रोम। ठीक है। तो मिर्जी सिंड्रोम था कि हाँ, याद था कि होता है कि है ना, कि डक्ट के ऊपर ब्लॉकेज हो जाती है ऐसे करके, पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस सब में से ये आ जाएगा। तो फिर पर आ गया था, तो लिख दिया था उस बारे में भी, है ना। तो थोड़ा सा देख लेना कि ये सर्जरी जो है, ये कुछ क्वेश्चंस कभी कभी रैंडमली डाल देते हैं, बट इसमें भी जनरली हमें पता है कि जो हमारे प्रॉफ में मार्क्ड होते हैं टॉपिक्स, वो अच्छे से कर लेना। एक है कि बर्न्स पे क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग, है ना। अब जैसे ये ट्यूमर्स से, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे ट्यूमर्स करूं, पर मैंने ना एक जनरल सी क्लासिफिकेशन कर ली थी कि है ना, TMN स्टेजिंग की, कि अगर कोई ट्यूमर आएगा तो इसको थोड़ा ऐसे T, ऐसे M, ऐसे करके N करके थोड़ा सा मैं भर दूंगा, लिख दूंगा, है ना। अगर इसमें भी इंपॉर्टेंट कोई करना है तो ब्रेस्ट करना है, मैंने अच्छे से कर लिया था। एक है TB ऑफ बोल, ये क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि TB इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। TB का आपने रेजिमेंट याद रखना है, आपने उसका फर्स्ट हम लोग कौन सी लेवल्स पे देते हैं कि है ना, फर्स्ट स्टेज में ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। तो TB का जो रेजिमेंट है सबसे ज़्यादा जो अभी रिसेंट आया है, वो आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है। तो ये TB तो आपने करना ही करना है, मेडिसिन में, सर्जरी में, पीड्स में, माइक्रो में, हर जगह TB आएगा क्योंकि इंडिया में सबसे कॉमन है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए वैसे अगर करनी होती है बुक, तो मैंने तो अपनी मणिपाल ही करी थी इसके लिए। उसके अंदर अच्छे से डायग्राम्स दे रखे हैं और काफ़ी कंसाइज सा है, तो मैंने मणिपाल से ये सारा पार्ट करा था, इसके नोट्स बना लिए थे मैंने। तो इसके बाद इसमें ना कुछ ये जैसे ये दिया हुआ है ना, अगर आपको अगर बात है ऑर्थो की,
फ्रैक्चर्स ऑफ स्पाइन, कॉलीज फ्रैक्चर, बोन ट्यूमर्स, बस ये 3 टॉपिक्स करने हैं। इसके बाद कभी कभी कॉलीज के साथ ये लोग स्मिथ भी पूछ लेते हैं, वो साथ ही पेज पे दे रखा है। इसके लिए बुक भी हमें पता है, महेश्वरी है ना, महेश्वरी से कर लिए थे, 4 पेज के नोट्स थे ऑर्थो के, वैसे मैं तो बुक में मार्क कर लिए थे, ये GCT वगैरह जो थे, ठीक है। फिर इसके बाद है ऑब्स। अब ऑब्स तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकेंड, और ये काफ़ी बड़ा भी है। अब ऑब्स के लिए ना लोगों ने बोला था कि हमने मैरो करी है, मैरो ठीक है ऑब्स के लिए। मैंने पर्सनली, क्योंकि प्रॉफ में मैरो नहीं करी थी, तो मैंने दत्ता से करा था ऑब्स, और गायनी मैंने करी है शॉ से। प्लस जैसे गायनी तक आते आते मेरे को शॉ में लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, उतना वो नहीं लग रहा, तो मैंने वहाँ पे फिर UPSC मेडिको के नोट्स मैंने कर लिए थे, है ना। तो इसके लिए भी जैसे हमें पता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थर्ड स्टेज है, एंटीपार्टम है, पोस्टपार्टम हेमरेज है ना, APH PPH, तो ये सारे क्वेश्चन है प्रॉफ में बहुत ज़्यादा रिपीटेड उससे होते हैं। न्यूबॉर्न रिससिटेशन, वैसे ये पीड्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसमें भी आ गया है ना। तो ये जो कहीं कहीं ओवरलैप हो रहे हैं इकट्ठे कर लेना, मैं बोलूँगा पीड्स और ऑब्स आप इकट्ठे कर लेना जहाँ तक पॉसिबल है। और सिर्फ पीड्स और ऑब्स के ऐसे नोट्स हैं जो आप अपने फाइनल प्रॉफ में अगर साथ साथ ही कंपाइल कर लोगे ना, तो क्योंकि पेपर में ऑलमोस्ट 50-60-70% क्वेश्चन इन 2 सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वो देख लेना। अभी IUD वगैरह ये सारे टॉपिक्स है जो शॉ में बहुत अच्छे दे रखे हैं, ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी, हमें ट्यूबेक्टमी में भी क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार, है ना, पोमोरॉय मेथड, ये मेथड वो मेथड, तो ये काफ़ी आते हैं। MTP की अभी अमेंडमेंट हुई थी 2021 में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि MTP पे क्वेश्चन आएगा, तो अब आपके साल में आ सकता है MTP पे क्वेश्चन, है ना, उसके लीगल एस्पेक्ट्स, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर इसके अलावा मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे DUB पे हम हर बार क्वेश्चन देखेंगे। अब इनका थोड़ा सा ना फॉर्मेट चेंज हो गया है कि अब ये केस स्टडीज़ पूछ रहे हैं। पहले ये पूछ लेते थे कि APH है सीधा और बता दो उसका क्या है, अब ये क्वेश्चन डालेंगे कि ये फीमेल है ना, उसकी डिलीवरी हो गई पर उसके बाद जो प्लेसेंटा है वो आया नहीं है और ब्लीडिंग हो रही है ना, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ C-सेक्शन है, तो उसके हिसाब से आपको डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। तो अब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी पढ़ना कि किस हिसाब के सिम्टम्स को अच्छे से पढ़ लेना कि फाइनली आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या है। तो इनके लिए भी ना PYQs बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि PYQs जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इसमें, क्योंकि मोटे मोटे थीम्स रिपीट हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। फिर कम्युनिटी मेडिसिन है। अब कम्युनिटी मेडिसिन के लिए मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा किया नहीं था, क्योंकि मुझे था कि यार अगर कोई स्कीम्स या कुछ हेल्थ का कुछ आएगा तो उस पर इतना GS से तो हमने पढ़ ही लिया है कि उतना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बस एक क्वेश्चन है कि एपिडेमियोलॉजी जो है ना ये अच्छे से कर लेना। इसके अंदर होस्ट वेक्टर ट्रांसमिशन वाला जो साइकिल है वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक अभी तक इनका वही आ रहा है कि एपिडेमिक को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया था, जो 10 स्टेप्स होते हैं ना एनालिसिस के एपिडेमिक के, तो वो अच्छे से कर लेना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वही है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल डिजीजेज, डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, तो मुझे लगता है कि ये सब जो हमारा GS वाला है ना उससे हम लोग बढ़िया से कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेना कौन सी स्कीम्स कोई इकोनॉमिक सर्वे में न्यू आई है, वो आप वैसे भी करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका बेटर ध्यान रख लेना। नहीं भी आ रही है अगर स्कीम कोई नहीं है आपको, तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में डाल दो, थोड़ी सी वैल्यूडेशन हो जाती है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नोट्स थे, ये मैंने थोड़े थोड़े, जैसे 2007 में क्वेश्चन आया था, तो मैंने ना कुछ कुछ जो प्रीवियस ईयर्स थे ना उनके मैंने एक नोट्स कंपाइल कर लिए, डायग्राम्स की अलग सी मैंने शीट्स बना ली थी कि पेपर से पहले बस ये डायग्राम्स देख जाऊंगा कि पेपर में डायग्राम बना दूंगा तो रिटर्न तो मैं लिख ही लूँगा, है ना। तो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू थोरेसिक इनलेट का ये डायग्राम है ना। फिर उसके बाद ये नीचे थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम का डायग्राम है। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने सिंपल सिंपल नोट्स रख दो, जितना ज़्यादा उनको अच्छे से कंसाइज करके रख लोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें सीधा मैंने बना रखा था, मैं सुबह रिवाइज करके गया था और सेम एग्जैक्ट पेपर में आ गया था। फेशियल नर्व के फंक्शनल कंपोनेंट्स थे, तो ये डायग्राम हमारी BDC का है ना। तो उसके अंदर सेम डायग्राम वैसे दे रखा है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बनाया हुआ था और मैं इसको रिपीटेडली याद कर लेता था, तो मैं सेम सारा बना के आ गया था डायग्राम। तो मुझे फीलिंग आ गई थी कि यार पेपर तो ये ठीक हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे डायग्राम्स जब आप हैंडी रखो, उनको रिपीटेडली याद करते रहो ना, तो बड़े ईजिली बाद में वो याद और रिप्रोड्यूस करने में बहुत आसानी है। क्योंकि मेडिकल साइंस में टाइम हमारे पास बहुत सफिशिएंट होगा, और टाइम सफिशिएंट तब होगा जब आप पहले से याद करके गए हो और आप सेम वहाँ पे लिखाए हो। ट्राई करना कि आप अपने डायग्राम्स को कलर कर सकते हो, कलर करना, ठीक है। ब्लैक पेन से डायग्राम में बना लेता था सीधा, और फिर कलर पेंसिल से कलर कर लेता था अंदर, है ना। कि ये ब्लू पेन से कई बार उतना अच्छा नहीं लगता, पर अगर आपको लग रहा है भाई मेरी स्पीड स्लो है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो आप ब्लू पेन से भी बना सकते हो। HND का पर आप ज़रूर लेके जाना अलग से पेंसिल्स ना, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उसका। तो है ना, ये था फेशियल नर्व के फंक्शनल कंपोनेंट्स का डायग्राम। ये फिर मैंने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स का डायग्राम बनाया हुआ है, ये भी क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता है। फिर इसके बाद यूट्रस है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एनाटॉमी में वो सारे मैंने आपको बताया ना टॉपिक्स बहुत दे रखे हैं, तो मैंने उनके ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। अब यूट्रस का है, पहले वो पूछेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस बता दो, फिर वो पूछेंगे कि लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस बता दो, फिर वो बोलेंगे मस्कुलर सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस बता दो, है ना।
लिगामेंट्स और सपोर्ट्स पे शायद इस बार भी क्वेश्चन आया, हर बार ही आता है। तो मैंने 2 पेज में अपना ऑलमोस्ट पूरा यूट्रस ख़त्म कर दिया कि इसके बाद मेरे को इसमें से कुछ पढ़ना नहीं है, अब ना मैंने कोई बुक उठानी है, ना मैंने कोई और कुछ और उठाना है, बस यहीं से मैंने याद करना है और कर देना है। तो ये जितने ज़्यादा डायग्राम्स पेपर पर बना सकते हो ना, उतना ज़्यादा बढ़िया है। बनाते रहो डायग्राम्स, 2 पेज हैं, 3 पेज है, उसमें आप कहीं कहीं साइड में बनाते रहो डायग्राम्स, है ना, क्योंकि वही आपके आंसर को प्रेजेंटेशन बेटर करेगी ये। और हर एक आंसर में याद रखना, अपने जो भी आपका है एनाटमी का, उसमें अप्लाइड एनाटमी लिखनी है, क्लिनिकल एनाटमी लिखनी है, और उसका थोड़ा बहुत अगर आपको बहुत ही लग रहा है तो अप्लाइड एनाटमी में एक पॉइंट ऐसे ट्रीटमेंट का भी घुसा देना, थोड़ा सा बेटर डायमेंशन जनरेट होता है और बढ़िया लगता है वो ना। अब जैसे ये है फिजियो का, अब ये एक में बहुत बढ़िया डायग्राम दे रखा था, तो मैंने अपने यहाँ शीट पे ही नोट कर लिया। तो इसमें था कि जैसे बीपी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म का भी मैंने लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे करके एक फ्लो चार्ट बना लिया था। सेम क्वेश्चन आया इस बार पेपर में, लॉन्ग टर्म आर्टीरियल बीपी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, तो मैं सीधा सीधा ये फ्लो चार्ट बनाया और मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर फ्लो चार्ट फॉर्म में इसको प्रेजेंट करके ना थोड़ा बेटर लगेगा, है ना। तो आप ऐसे ऐसे करके फ्लो चार्ट्स जहाँ तक पॉसिबल है अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी आपको एग्जाम में कम करनी पड़ेगी, है ना। वहाँ फ्लो चार्ट ऑन द स्पॉट आपको सोचने ही पड़ेंगे, तो पहले ही बना के रख सकते हैं आप। जैसे ये था रैपिडली एक्टिंग होते हैं, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं, और फिर उसके लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ये तीनों का मैंने 2 पेज में ऐसे फ्रंट एंड बैक नोट बना लिया कि बीपी मैनेजमेंट आएगा, यही मैं लिख दूंगा, ठीक है। और ये फिर जैसे मैं आपको बता रहा था कि लिस्ट कैसे बनानी है, जैसे मैंने ना लिस्ट बना ली थी कि डर्मा में 2020 में क्या आया था, ठीक है, 2019 में क्या आया था, गाइनी में 2020 में क्या आया था, है ना, 2019 में क्या आया था। तो ऐसे ऐसे करके आपने लिस्ट बना ली है। उसके बाद आपने इस पर टिक मार्क कर लेने जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए भी थी एक फोकस करके गाइड आती है जिसके अंदर सारे PYQs टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो मैं तो वही फॉलो करी थी। उसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, डॉक्टर आदित्य शर्मा के नाम से होगा, आप सर्च कर लेना, शायद इस वीडियो की लिंक में भी उस टेलीग्राम का लिंक होगा। तो वहाँ पे मैं फोकस का वो PDF शेयर कर दूंगा जहाँ सारे PYQs दे रखे हैं। तो मैंने वही सारे प्रिंट करा के या उसी में मैं मार्क कर लेता था टैब पे कि यार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और फिर अलग से लिस्ट बना लेता था कि ये पहले करने हैं, जो कम रिपीट हुए हैं वो बाद में करने हैं। तो बस यही है ओवरऑल, ऐसे ऐसे करके आपने लिस्ट बना लेनी है। तो फिर इसके बाद आपने फिर उन फोकस एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हैं। उसके बाद अपने नोट मेकिंग शुरू कर दो, अपने रिसोर्सेज कंपाइल करना शुरू कर दो, और जो टॉपिक्स मैंने जैसे बताया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप पहले टाइम दे के पहले कर लो, है ना। तो इसके बाद मैं और भी एक डिटेल्ड बनाऊंगा, मैं अपने नोट्स को स्कैन करा के ट्राई करूँगा कि उनको मैं शेयर भी कर दूँ टेलीग्राम पे। तो आप बस ऑल द बेस्ट। आप अभी अगर प्रॉफ में है, एक क्वेश्चन और होता है कि कौन से टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे कोई राइट टाइम नहीं है। अगर आप अपने इंटर्नशिप में स्टार्ट करोगे तो भी कोई बात नहीं है, आपने भी पीछे पढ़ रखा है। बेस्ट टाइम है कि आप 3rd ईयर में स्टार्ट कर दो, सारे लोग डैम्स या मैरो या कुछ ना कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपना UPSC का स्टार्ट कर दो। फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स कर लो, 3rd ईयर में हो तो 1st 2nd के कंपाइल कर लो, पर जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट कर लो। एंड में बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, थोड़ा सा टच भी लूज़ होने लग जाता है 1-2 साल बाद। अगर प्री नहीं भी क्लियर हो रहा है तो भी इस टाइम को यूटिलाइज़ करो कि अपने मेडिकल साइंस के नोट्स हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लें, और अगर क्लियर हो रहा है तो आपको फिर अभी करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप ऐसे करो कि अपना जो अभी वाला मंथ है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है प्री का, तो अपना मेडिकल साइंस जितना कर सकते हो कर लो, इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स कर लो। लास्ट में दोनों मेडिकल साइंस के पेपर और GS के पेपर के बीच में हफ्ता होता है, ट्राई करो कि उस हफ्ते में आपके पास बस रिवाइज करने लायक नोट्स ही हों, है ना। तो ठीक है एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं सून और भी वीडियोस बनाऊंगा, है ना।